देश में गजब की पॉलिटिक्स चल रही है भाई। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जिनका लक्ष्य है कि भारत को कितनी जल्दी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देना है, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है जिनका एकमात्र लक्ष्य है कि कैसे और कितनी जल्दी नरेंद्र मोदी की यह सरकार गिरा देनी। दोनों जल्दी में, नरेंद्र मोदी देश को आगे ले जाने के लिए और इंडिया अलायंस नरेंद्र मोदी को नीचे खींचने के लिए। विपक्ष का हर नेता पिन लिए घूम रहा है और एनडीए के सहयोगी दलों को पिन मार मारकर उकसा रहा है कि कुछ तो करो ना जी, सरकार गिरा दो। इस टाइप का ये लोग माहौल बना रहे हैं। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने विपक्ष का पिन लेकर उन्हें ही उल्टा चुबो दिया। आज नरेंद्र मोदी के थर्ड टर्म का पहला बजट सत्र शुरू हुआ। विपक्ष ने क्या क्या किया आज आपको विस्तार से दिखाऊंगा, लेकिन पहले यह देखिए कि सत्र की शुरुआत में ही नरेंद्र मोदी कुछ ऐसे फुल फॉर्म में दिखे कि उनके सामने विपक्ष के तेवर ठंडे पड़ गए। बजट सत्र के पहले ही दिन नरेंद्र मोदी विपक्ष को ऐसा झटका देते दिखे जिसका असर अगले 5 साल तक इंडी गठबंधन झेले। नरेंद्र मोदी ने इंडी गठबंधन को साफ साफ कह दिया कि बॉस किसी गलतफहमी में मत रहो। उन्होंने कह दिया कि अगले 5 साल उनकी कुर्सी को कोई नहीं हिला सकता। यह नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया। अगले 5 साल उनकी सरकार कहीं नहीं जाने वाली। अगले 5 साल राहुल गांधी पीएम इन वेटिंग ही रहने वाले हैं और अगले 5 साल इंडी गठबंधन विपक्ष में ही बैठने वाला है। यानी थर्ड टर्म के पहले फुल सत्र के पहले ही दिन नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के अरमानों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। जो लोग माहौल बना रहे थे कि मोदी सरकार तो अगस्त में गिर जाएगी, उनको नरेंद्र मोदी ने खुद बता दिया कि ना तो मोदी गिरने वालों में से हैं ना उनकी सरकार। अब अगली लड़ाई सीधा साल 2029 में होगी जब अगला लोकसभा चुनाव होगा। तो पॉपकॉर्न की तरह उछलने वाली इंडी गठबंधन को नरेंद्र मोदी ने मैसेज दे दिया है कि उसके सनसनीखेज बयान देने से कुछ बदलने वाला नहीं। उसके इकोसिस्टम के और उसके भोंपू के यूट्यूब पे कुछ वीडियो जरूर बन जाएंगे कि अभी जुलाई में गिरेगी, अभी अगस्त में गिरेगी, अभी सितंबर में गिरेगी सरकार। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा और इसलिए बेहतर होगा कि दल से उठकर देश के लिए काम करना शुरू करे इंडिया अलायंस। नरेंद्र मोदी को एक बार सुनिए, फिर वो रिपोर्ट दिखाऊंगा जिससे पीएम मोदी इतने कॉन्फिडेंस में। जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। जनता को जो बात बतानी थी बता दी। किसी ने राह दिखाने का प्रयास किया, किसी ने गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन अब वो दौर समाप्त हुआ कि हमने दल के लिए जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। अब आने वाले 5 वर्ष के लिए हमें देश के लिए लड़ना है, देश के लिए जूझना है। जनवरी 29 जब चुनाव का वर्ष होगा, आप उसके बाद जाइए मैदान में, सदन का भी उपयोग करना है कर लीजिए। वो 6 महीने जो खेल खेलने खेल लीजिए, लेकिन तब तक सिर्फ और सिर्फ देश। यानी नरेंद्र मोदी ने क्लियर कह दिया कि ये अभी से लेके 29 तक बीच में देश का सोचिए, क्योंकि सरकार गिराने का कोई चांस है नहीं। 29 में फिर जो आप लोग को शुरू करना होगा कीजिए। नरेंद्र मोदी के सब कुछ साफ कर देने के बाद भी विपक्ष कहां बदलने वाला है। उसने क्या क्या किया आज ये आपको विस्तार से बताऊं। उससे पहले देखिए कि नरेंद्र मोदी ये जो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं कि भाई 5 साल तो चलाऊंगा सरकार, ये कॉन्फिडेंस कहां से ला रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता है कि बीजेपी का नंबर भले कम से कम पहले से कम हुआ, लेकिन देश के लिए जो नंबर मायने रखता है वो नंबर एकदम चकाचक है, और वो नंबर है जीडीपी की ग्रोथ का। कल बजट से पहले आर्थिक सर्वे की जो रिपोर्ट जारी हुई है उससे पता चलता है कि कैसे मोदी राज में इकोनॉमी बम बम है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024-25 के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.5% से लेकर 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। यह इकोनॉमिक सर्वे में आया है जो हर बजट के पहले आता है, और यह पूरी दुनिया में सबसे तेज जीडीपी ग्रोथ है। यहीं से नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस आ रहा है कि बॉस ये मैं जो कर रहा हूं ये तुम कर पाओगे। सर्वे में राजकोषीय घाटा और कम हो गया है, 0.7% कम होकर 5.1% रहने का अनुमान लगाया गया है। पिछले साल के मुकाबले रेल पैसेंजर ट्रैफिक 5.2% बढ़ गया है। सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की, जिससे रिटेल ईंधन महंगाई दर कम रही। यह आर्थिक सर्वे में है। सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि फर्टिलाइजर की कीमतें और कम हो सकती हैं, यानी किसानों को और फायदा हो सकता है। देश में महंगाई काबू में है। जियो पॉलिटिक्स की चुनौतियों के बावजूद इकोनॉमी अच्छी स्थिति में है, यह आर्थिक सर्वे कह रहा है।
मॉनसून के सामान्य रहने की उम्मीद है, जिससे महंगाई और कम हो सकती है। 6 साल में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 23.3% से बढ़कर 2022-23 में 37% हो गया है। इससे ग्रामीण महिलाओं की इसमें बड़ी हिस्सेदारी है। भाई अब वो चूल्हे पे खाना बना रही हैं, सिलेंडर पे, तो समय बचता है, तो बाहर काम करने जा पा रही हैं। और कई योजनाएं हैं। आयुष्मान भारत जैसी स्कीम से लोगों पर महंगे इलाज का बोझ भी कम हुआ है। सर्वे में इस बात पर जोर दिया गया कि जल्दी ही कृषि सुधारों को लेकर बड़े फैसले करने होंगे। आर्थिक सर्वे में बताया गया कि सालाना लगभग 78.5 लाख नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। यानी ये आंकड़े बताते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की तरक्की की गाड़ी तेजी से दौड़ रही है, और जो इस गाड़ी से कूदना चाहेगा भैया उसकी अपनी इंजरी हो। जिसको कूदना है सहयोगियों में से, जेडीयू हो, टीडीपी हो, कोई हो, जो लोग ये लोग सोच रहे हैं कि कोई कूदेगा, जो कूदेगा वो नरेंद्र मोदी तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहे हैं, तुम्हारा अपना घुटना छिलाएगा। ये बात सब समझते हैं कि तरक्की की ये गाड़ी अगर दौड़ रही है तो उसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाता है, जिस पर सबको यह भरोसा है कि जब तक उनके हाथ में स्टीयरिंग व्हील है तब तक ये गाड़ी ऐसे ही तेजी से दौड़ेगी। लेकिन विपक्ष को पता है कि मोदी की तेजी से दौड़ती गाड़ी के सामने खड़े होने पर चपा जाने का खतरा है, क्योंकि मोदी तो गाड़ी रोक नहीं रहे। इसलिए वो साइड से पिन वाला छर्रा फेंक रहे हैं कि गाड़ी ही पंचर कर दे। इसलिए कल बजट पेश होने से पहले आज नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को इंडिया अलायंस वालों ने पंप करना शुरू किया कि क्या बॉस, बिहार को कुछ मिला ही नहीं, विशेष राज्य का दर्जा मिला। आज संसद में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के मामले में इंडी गठबंधन ने खूब माहौल बनाया। दरअसल संसद में जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का सवाल मोदी सरकार से किया। लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि पहले नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से कुछ राज्यों को स्पेशल स्टेटस दिया गया था। यह स्पेशल स्टेटस पहाड़ी राज्यों या कम जनसंख्या या आदिवासी आबादी बॉर्डर स्टेट जैसे मुद्दों को देखते हुए दिया गया। जहां तक बिहार की बात है तो उसे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने पर इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप ने चर्चा की थी और 30 मार्च 2012 को अपनी रिपोर्ट दी थी। जिस पैमाने पर राज्यों को स्पेशल स्टेटस दिया जाता है उस क्राइटेरिया को देखते हुए इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप इस फैसले पर पहुंचा था कि बिहार स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के क्राइटेरिया में फिट नहीं होता। और उस वक्त नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, यूपीए की सरकार चल रही थी। यानी मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न देने का फैसला यूपीए की सरकार के वक्त ही हो गया था बॉस, और उसकी वजहें भी गिना दी। यानी सरकार चलाने के चक्कर में गोलमोल जवाब देकर लटकाने की बजाय मोदी सरकार के मंत्री ने सीधा हिसाब दे दिया कि देखिए ना बॉस, मामला कहां फंसा है और किसकी वजह से फंसा है। ये लोग पिन मार रहे हैं, उसका पिन हाथ से लीजिए, उसी को मारिए कि तुमने ना यही दिया जी 2012 में। लेकिन लालू यादव मानने वाले हैं। सुनिए एक बार लालू यादव क्या कह रहे हैं, फिर बताता हूं नीतीश कुमार के मंत्री नहीं इंडी गठबंधन के अरमानों पर कैसे पानी फिरे। नीतीश कुमार ने कहा था कि दिलाएंगे, सेपा करें राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे हम। सरकार ने लोकसभा में लिखित में कहा है कि मौजूदा प्रावधान में संभव नहीं है कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। बिल्कुल देना पड़ेगा। देखिए, टीडीपी ने तो अपेक्षा करनी छोड़ दी, क्योंकि आजकल वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग नहीं करते, लेकिन जेडीयू ने अपेक्षा की थी और इसीलिए काफी प्रकाशित हुई ये बात, चर्चित हुई कि उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की आशा थी, उम्मीद थी। लेकिन जिस प्रकार से उस उम्मीद को नकारा गया, क्या वो जेडीयू के साथ कोई बातचीत हुई ये घोषित करने से पहले? क्या मुख्यमंत्री को विश्वास में लिया गया ये उत्तर देने से पहले? मुझे तो संदेह है। तो इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि शायद प्रधानमंत्री मोदी जी अपना 5 साल नहीं खत्म कर पाए। इंडिया अलायंस की हालत, वो जो टीवी सीरियल नहीं आता 150-200 एपिसोड चलने वाला, जिसमें कोई ना एक जो है वो पिन मारता रहता है कि देखो क्या कर दिए तुम्हारे साथ। ये लोग उसी मोड में खुद नहीं बता रहे हैं कि 2012 में हम ही तो कहे थे कि बिहार को नहीं मिल सकता है स्पेशल स्टेटस, लेकिन आप कह रहे देखो मोदी जी नहीं दिए। अच्छा, खुद मान रहे हैं कि टीडीपी वाले तो कुछ नहीं बोल रहे, यानी टीडीपी सेट है। तो जब टीडीपी सेट है तो जेडीयू कैसे सरकार गिरा देगी? और हमने आपको पाठशाला में पहले ही कहा था कि नरेंद्र मोदी को
एक समय में टीडीपी या जेडीयू दोनों में से किसी एक को ही सेट रखना है। एक सेट तो दूसरा अपने ही नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है उसके जाने से कुछ नहीं होना। दोनों भी चले जाएंगे तो कुछ नहीं होना है, लेकिन फिर भी एक के रहते दूसरा वैसे ही नहीं हिलता। देखिए, इंडी गठबंधन नीतीश कुमार से उम्मीद लगाए हुए कि बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की मांग पर नरेंद्र मोदी की वो कुर्सी हिला देंगे, लेकिन खुद बिहार के मंत्री और जेडीयू नेता ने साफ कर दिया कि अगर बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिल सकता तो स्पेशल पैकेज ही दे दीजिए। सुनिए बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी को, फिर बताता हूं कि नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगकर लालू यादव कैसे खुद फंस गए। लगता है कि आप लोगों ने हम लोगों की मांगों को सही रूप से देखा समझा नहीं है। हम लोगों की मांग में ही निहित है कि हम लोग चाहते हैं विशेष राज्य का दर्जा मिले, और विशेष राज्य का दर्जा मिलने में दिक्कत है तो हम लोगों को विशेष पैकेज मिले, और उसके मांगने का औचित्य है कि हम लोगों ने अपने सीमित संसाधनों के बल पर इस देश के अन्य प्रदेशों से अधिक तेज गति से तरक्की की है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव को लपेट दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार किया गया था, तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और लालू यादव उस सरकार में किंग मेकर थे। तब वो क्या कर रहे? गिरिराज सिंह को सुनिए, फिर बताता हूं नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैसे इंडी गठबंधन बिखरा बिखरा दिखने लगा है। जब आप कांग्रेस के गोद में खेल रहे थे, जब आप किंग मेकर बने हुए थे, जब उस समय विशेष राज दर्जा का कानून था, तब तो आपने दिया नहीं, दिलवाया नहीं, बिहार के लोगों के साथ मजाक उड़ाया। अब जब नहीं आप किसी लायक हैं, तब आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। यानी बिहार के मामले में भी इंडी अलायंस झूठे नैरेटिव को ही बेच रहा है, और ये एकदम क्लियर दिख रहा है। लेकिन चूंकि लोकसभा इलेक्शन में झूठ और भ्रम की राजनीति का चस्का लग चुका है, तो ये इतनी जल्दी थोड़ी छूटेगा। हालांकि सच ये है कि जो इंडी अलायंस मोदी के साथियों को तोड़ने में लगा है, उसके खुद के साथी साथ नहीं दिख रहे हैं भाई। कल कोलकाता में टीएमसी की एक रैली हुई, इसमें इंडी गठबंधन के बड़े नेताओं में से सिर्फ अखिलेश यादव मंच पर दिखे। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने भी वही माहौल बनाने का प्रयास किया कि जल्दी ही नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। खुद के साथी साथ में दिख नहीं रहे, लेकिन यह नरेंद्र मोदी की सरकार गिरा रहे। सुनिए दोनों नेताओं को, फिर बताता हूं कि नरेंद्र मोदी ने आज और कौन कौन से बड़े मैसेज दिए। ये जो सत्ता में कुछ दिन के लिए आए हैं, ये कुछ दिन के मेहमान हैं। मैंने लोकसभा में भी कहा और आज भी कहता हूं, जो दिल्ली में सरकार में बैठे लोग हैं, वो सरकार चलने वाली नहीं है, वो सरकार गिरने वाली है। और हम और आप लोग देखेंगे एक दिन कि यही सरकार गिरेगी और हमारे आपके लिए खुशियों के दिन भी आएंगे। कि यूपी में जो खेल आपने दिखाया, अभी तो बीजेपी को रिजाइन करना चाहिए था, लेकिन उसको शर्म कम होता है। आपको थोड़ा से दिन इंतजार करने पड़ेगा। वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, कोई भी दिन हो जा सकता है। जैसे कभी धूप आता है, बारिश होता है, उसका बाद ऐसे बहुत दिन हो गया। इनफ इज इनफ। ममता बनर्जी के हिसाब से लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की सीटें कम हुई तो योगी आदित्यनाथ को अखिलेश यादव को सीएम बना देना चाहिए था। लोकसभा के लिए वोट पड़ा है और सीएम की कुर्सी अखिलेश यादव को छोड़ देनी चाहिए। तो पिछली बार तो बंगाल में टीएमसी की सीटें घट गई थी, बीजेपी ने 18 जीती थी, तो ममता बनर्जी ने इस्तीफा दिया था क्या? जिस इंडी गठबंधन के भरोसे ममता बनर्जी और अखिलेश यादव मोदी सरकार के गिरने का दावा कर रहे हैं, वो इंडी गठबंधन तो खुद ममता बनर्जी की रैली से गायब। दूसरी बात, आप इंडी गठबंधन की एकजुटता का हाल देखिए। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव है, वहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच ही टकराव की खबरें आ रही। जो अखिलेश यादव बीजेपी में फूट डालने के लिए मॉनसून ऑफर लेकर निकल रहे थे, उन्हें अब कांग्रेस का नया ऑफर बेचैन करने वाला है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि यूपी में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी की परेशानी बढ़ा दी है। कांग्रेस 10 में से 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। यूपी कांग्रेस ने 5 सीटों की लिस्ट भी तैयार कर ली। 10 सीटों में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। उसके अलावा जो 5 सीटें बची हैं, कांग्रेस करेगी हमको दीजिए। आप 5 ही ना जीते थे, तो 5 हमको दीजिए।
यूपी कांग्रेस ने आलाकमान को यह बता दिया कि वो 5 सीटों पर लड़ना चाहती है, जबकि कांग्रेस के पास उपचुनाव की 10 सीट में से एक भी सीट नहीं। अब कांग्रेस की इस नई डिमांड पर टकराव होगा, क्योंकि पहले ऐसी खबरें थी कि सपा कांग्रेस एक नहीं जीती थी, लेकिन सपा ने कहा था कि चलिए हम 7 लड़ेंगे, आपको 3 दे देंगे। अब कांग्रेस करी नहीं, 5-5 होगा। अब ये 5-5 होगा, ये बात पचेगी या नहीं अखिलेश यादव को तो पता चल जाएगा। इंडी गठबंधन से अपनी चीजें नहीं संभल रही हैं और फिर भी उसके नेता मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे। उसको आज खुद नरेंद्र मोदी ने डील भी किया। इंडी गठबंधन यूपी को लेकर भी बीजेपी को घेर रहा है और बीजेपी और संघ के टकराव पर भी बड़े बड़े दावे कर रहा है। इंडी के इस नैरेटिव से भी नरेंद्र मोदी खुद डील कर रहे हैं। संघ से टकराव की खबरों के बीच नरेंद्र मोदी ने आज संघ से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया, जिससे इंडी गठबंधन के एजेंडे की हवा निकल गई। उस फैसले के बारे में अभी आपको आगे बताने वाला हूं अगले चैप्टर में। जहां तक यूपी की राजनीति में उथल पुथल की बात है, तो उसे खुद नरेंद्र मोदी डील कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 27 जुलाई को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी दोनों की मुलाकात हो सकती है। यानी हर मोर्चे पर नरेंद्र मोदी खुद लगे हुए हैं और यह टेंशन इतनी विपक्ष की बढ़ा रहा है कि अब इंडी के नेता यह कहने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी को तो बहुमत ही नहीं मिला, वो तो बैसाखी के सहारे सरकार चला। रणदीप सुरजेवाला को सुनिए क्या बोल रहे हैं। तो वो ये भी जान लें कि उनको मैंडेट नहीं दिया गया है, उनका मैंडेट तो 240 पर खारिज हो गया है। वो तो बैसाखियों के सहारे सत्ता में हैं, इसलिए संसद के प्रति और संविधान के प्रति जिम्मेवारी और ज्यादा है। तो 240 पे इनके हिसाब से मैंडेट खारिज हो जाता है, तो 99 वाले को मैंडेट मिलता है क्या, जो 240 के आधे से भी कम है। और जब यूपीए में ये लोग सरकार चला रहे थे कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी 240 भी नहीं पहुंची थी दोनों बार, लेकिन इनके पास मैंडेट था, नरेंद्र मोदी के पास नहीं। आप देखिए नरेंद्र मोदी इस हद तक एक्टिव हो गए हैं अब कि आज वो हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली से मिले। बीजेपी का अपना पूरा फोकस विधानसभा चुनाव पर लगा दिया है, साथ ही संगठन को भी टाइट किया जा रहा है। मीटिंग पर मीटिंग्स हो रही हैं। 25 और 26 जुलाई को भी बीजेपी ने दिल्ली में बड़ी मीटिंग बुलाई है। सूत्र बता रहे हैं कि इसमें सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष को दिल्ली बुलाया गया। मीटिंग में बीजेपी के सभी प्रदेश संगठन मंत्रियों को भी बुलाया गया। इस महीने के अंत में बीजेपी ने अपने सभी सीएम और डिप्टी सीएम को मीटिंग के लिए दिल्ली बुलाया है। उधर नरेंद्र मोदी सब चीजें सेट कर रहे हैं और संसद में विपक्ष अपनी जमीन तलाश रहा है कि किस तरह नरेंद्र मोदी को बैकफुट पर लाया जाए। आज बजट सत्र के पहले दिन इंडी गठबंधन ने नीट पेपर लीक को लेकर सदन में हंगामा किया। इस दौरान विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस हुई। राहुल गांधी ने कहा कि हमारा एग्जाम सिस्टम ही फ्रॉड है। इस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भड़क गए। देखिए संसद में नीट पेपर लीक के मुद्दे पर कैसे जबरदस्त बयानबाजी हुई आज। सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहां हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहां 2,000, 2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं। It's obvious to the whole country that is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. Evidence of paper leak in last 7 years, any numbers. So there are evidence already. This case right now, Speaker sir, this case is going in front of Honorable Supreme Court. All the things has come out. Every question has put in front of Supreme Court. Honorable CJI is personally presiding over that bench, and with full responsibility I can say, in last, after NTA, more than 240 examination has been conducted, more than 5 crore students has been applied, and more than 4.5 crore students successfully participated in the examination. These are the all fact and records. राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। सवाल तो उनसे भी है कि उनके जमाने में क्या होता था। वो तो चोरी रोकने के लिए जबरदस्त कानून जो अब आया वो तो लाए भी नहीं थे, और राजस्थान में कितना पेपर लीक होता था वो मैंने आपको पाठशाला में बताया था। लेकिन
इस सरकार को भी चीजें टाइट करनी होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं।